एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि एक लड़का एक काफ़ी खूबसूरत लड़की को होल्ड किए हुए होता है और देखने में ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो लड़की उस लड़के का गर्दन में किस कर रही होती है और वो कहती है कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है। ओह डियर, अब मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती हूँ, जल्दी से रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और मुझसे शादी कर लो। वेल सिचुएशन यहाँ तक कैसे पहुँचा वो जानने के लिए तो हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। अब इसी के साथ में उसी लड़की को दिखाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पेन में होती है और वह कह रही होती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, बहुत ही दर्द हो रहा है, मैं काफ़ी ज़्यादा अकेली हूँ, मुझे ऐसा दर्द क्यों सहना पड़ रहा है, प्लीज़ कोई तो मुझे प्यार करो। उसका इसी तरह से चिल्लाने के साथ में वो सीन वहीं पर कट हो जाती है। अब इसके बाद में अगले सीन में इस कहानी के मेन कैरेक्टर मिया मोरी आरातो को दिखाते हैं जो कि अपने ऑफिस में होता है और उसके पास में उसके कलीग आकर उसे एक नई कलीग से मिलाते हुए कहती है कि ये आज से ही ज्वाइन की है, इसलिए इसे सब कुछ थोड़ा सा बता दो। इसलिए आराता बिना अपना ज़्यादा एक्सप्रेशन को चेंज किए उस नई कलीग से अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरा नाम मिया मोरी आराता है और मैं 3D मॉडलिंग टीम का टीम लीडर हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। उसका कोल्ड एक्सप्रेशन को देखकर वो पिंक हेयर वाली कलीग भी थोड़ी सी नर्वस होते हुए कहने लगी होती है कि हाँ मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो देखकर उसकी पुरानी कलीग कागामी उससे कहती है कि ये ऐसा ही है तो तुम इससे ज़्यादा माइंड मत करना। ये बोलकर वो उसे सब कुछ बताने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसलिए आराता उसे सब कुछ बता देता है और जाकर अपने काम में लग जाता है, जहाँ पर वो नई कलीग काम के पहले ही दिन में उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मांगने लगती है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प लेती है और वो उसका हेल्प भी कर रहा होता है। और उसका नया प्रॉब्लम को देखकर वो कहता है कि मैं इसे 20 मिनट में फिक्स कर दूंगा, जो देखकर वो लड़की थोड़ी सी इम्प्रेस हो गई होती है। अब इसके बाद में शाम के 6 बजे वो अपने घर जाने लगा होता है और उनसे भी कहता है कि अगर तुम लोग भी जल्दी कर सको तो जल्दी छुट्टी ले लेना। उसे इतने जल्दी जाता देखकर वो लड़की थोड़ी सी शॉक्ड हो गई होती है, इसलिए उसकी फ्रेंड बताती है क्योंकि घर जल्दी जाकर वो अपने भाई बहन के लिए खाना बनाता है, जो सुनकर वो पिंक हेयर वाली कलीग थोड़ी सी और चौंक जाती है। दूसरी तरफ में आरातो को दिखाते हैं जो कि जाते हुए अपने सिबलिंग को फ़ोन करके कहता है कि मैं 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ये बोलकर वो ग्रोसरी लेकर जाते हुए टाइम को देखकर कह रहा होता है कि 7:30 बजे तक मेरा खाना बना हो जाएगा, 8 बजे नहा लूँगा और 9 बजे सो जाऊँगा। वो ये सब प्लान बनाते बनाते जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र सड़क पर जाती है जहाँ पर उसे खून के कुछ बूंदे गिरी हुई दिखाई देती है। इसलिए वो उस अंधेरी गली में फ्लैश लाइट जलाकर जाते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ पर कुछ एक्सीडेंट हुआ है क्या। वो एम्बुलेंस को कॉल करने के बारे में सोचकर जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसका कि हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है और वो कोने में एकदम चुपचाप बैठी होती है, जो देखकर आरातो थोड़ा सा शॉक्ड हो गया होता है और उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। वो लड़की जो कि फीमेल कैरेक्टर होती है जिसका नाम क्लोई होता है, वो उससे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर साउंड करते हुए कहती है कि ये सिर्फ अनीमिया है, मुझे अकेला छोड़ दो। उसे देखकर वो सोचता है कि ये तो बिल्कुल मेरी बहन की एज की ही है, ये ऐसे जगह में अकेला क्या कर रही है। वो लड़की खुद को घूरते हुए पाकर थोड़ी सी अनोय होकर कहने लगी होती है क्या तुम भी मुझ पर हिट करने वाले हो, मुझसे पंगा मत लो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा ईजी हूँ। आराता तुरंत मना करते हुए कहता है कि नहीं, मेरा बच्चों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए शांत हो जाओ। खुद को बच्चा बोले जाने वाले बात को सुनकर उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो गुस्से में उठकर उस पर चिल्लाने तो जाती है, मगर वह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है इसलिए वो गिर जाती है, जिससे गिरने से पहले वो उसे पकड़ लेता है और पूछता है क्या तुम डिजी फील कर रही हो। वो कहती है बस मुझे अकेला छोड़ दो। जो सुनकर उसे उसकी बहन की याद आ जाती है और वो सोचता है कि ये तो बिल्कुल मेरी रिविलियस लिटिल सिस्टर जैसे एक्ट कर रही है, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। ये सोचकर वो उसे बैठाकर कहता है मुझे माफ़ कर देना। ये बोलकर वो उसे अपना ब्लेजर पहनाते हुए कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूँगा जिससे तुम्हें कुछ भी परेशानी हो। क्या तुम्हारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में तुम्हारी फैमिली का नंबर है। वो बहुत ही धीरे से कहता है कि मेरे फ़ोन का बैटरी ख़त्म हो गया है। वहीं पर वो उसे पीने के लिए ठंडा पानी देते हुए कहता है कि जब तुम खुद को शांत करके एडजस्ट कर लोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलूँगा। दूसरी तरफ में क्लोई काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर सोच रही होती है व्हाट द हेक, ये इतना ज़्यादा डिलीशियस स्मेल क्यों कर रहा है, ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते जा रहा है, ऐसा नाइस सेंट के साथ में तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाऊंगी। तभी क्लोई अपने आप पर से थोड़ा सा कंट्रोल खोने लगती है, जिससे वो जल्दी से बोतल के पानी से खुद को ठंडा लगाकर शांत करते हुए सोचने लगी होती है नहीं मुझे खुद को शांत करना होगा, आखिर मैं अपने आप को शांत कैसे करूं, नहीं 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 ये सब बहुत ही ज़्यादा होपलेस है, मैं नहीं कर सकती हूँ, अब मैं अपने आप को रोक नहीं सकती हूँ, मुझे तो अब बस ये चाहिए ही चाहिए। तभी वो उसका वैसा हालत को देखकर पूछता है कि क्या तुम्हें कहीं पर दर्द हो रहा है क्या। वो कहते नहीं सब कुछ ठीक है और सोचती है कि इतना काइंडली मुझे ट्रीट किया जा रहा है,
ऐसा ट्रीट हुए लगभग डिकेड हो गया है। मैं हमेशा से चाहती थी कि मुझे कोई प्यार करे, शायद ये बंदा। इतना सोचकर वो बहुत ही धीरे से उससे कहते कि ब्लड, मुझे बस थोड़ा सा अपना ब्लड चाटने दो। ये बोलकर वो थोड़ी सी अपना जीभ निकालते हुए कहती है कि जैसे कि तुम देख ही सकते हो कि मैं एक वैम्पायर हूँ। उसकी बातें सुनकर आराता थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि अब ये लड़की को क्या हो गया है, चुनबियो तो नहीं है ना, मैं तो इसके साथ कीप अप रख ही नहीं सकता हूँ। मेरी बहन भी ऐसे नाटक करती थी जब वो मिडिल स्कूल में थी, तब वो भी एनिमे और मांगा को लेकर काफ़ी ज़्यादा हुक्ड अप हो गई थी। वेल जो भी हो, चलो फ्लो में इसके साथ थोड़ा सा खेल लेते हैं। ये सोचकर वो उससे कहता है ये थोड़ा सा टफ है, जब ज़्यादा दर्द होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए सिर्फ फिंगर टिप से तुम लोगी, बोलो क्या कहते हो। यही बोलने में उसका काफ़ी ज़्यादा हिम्मत लग गया होता है। वहीं पर क्लोई ये सुनते ही उसका उंगली पकड़कर खून पीना स्टार्ट कर देती है, जिससे वो और ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उससे लगा नहीं था कि ये सच में पी जाएगी। वहीं पर वो उसका खून को पीकर कहती है ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है। ये बोलकर वो फिर से गिर जाती है, जो देखकर वो उसे फिर से पकड़कर पूछने लगा होता है तुम ठीक तो हो ना। तभी वो काफ़ी जल्दी से रिकवर होने लगी होती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और पूरी तरह से रिकवर होकर उठते हुए उससे कहती है कि मैं क्लोई द वैम्पायर हूँ, सबसे नोबल वैम्पायर फैमिली में से एक। ये सुनकर आराता इस बार शॉक्ड को अपने चेहरे पर नजर आने देता है और पूछता है कि एक असली वैम्पायर। क्लोई अपना हाथ उसे देते हुए कहती है वेल तुम्हारा नाम क्या है। वो उसका हाथ को पकड़ते हुए अपने बारे में बताता है। क्लोई उसका हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है और उससे काफ़ी ज़्यादा प्योर नज़रों से देखने लगती है, जिससे वो थोड़ा सा भौचक्का होकर उससे देखते ही रह जाता है और थैंक्स के बदले वेलकम करता है। वहीं पर वो कहती है कि मैं तुमसे थोड़ा और देर बातें करना चाहती हूँ, सामने में एक पार्क है, क्या तुम मुझे कंपनी दोगे। वो कहता है कि मेरे पास में अभी सिर्फ 15 मिनट है, इसलिए जल्दी करो। क्लोई उसके साथ पार्क में जाते हुए पूछती है कि तुम्हारा खून पीने के बाद भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतना ज़्यादा शांत हो। वो थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता है वेल ये सिर्फ एक छोटा सा स्क्रैच है। तभी वो उससे पूछती है क्या मैं क्यूट हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि अगर मैं सच बोलूँ तो ये एक्सट्रीमली क्यूट है। नहीं नहीं नहीं, ये क्यूटनेस लिटिल सिस्टर वाला क्यूटनेस है, मैं सच में कुछ और नहीं सोच रहा हूँ। वहीं पर क्लोई उसे देखते हुए सोचती है कि इस बंदे का ब्लड तो सच में ऑर्डिनरी ह्यूमन से अलग है, सिर्फ थोड़ा सा चाटने से ही मैं इतना ज़्यादा रिकवर कर पाई हूँ, ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग से भी अच्छा है। अगर ये बंदा मेरे साथ रहना शुरू कर देता है तो मुझे एक्सपायर्ड ट्रांसफ्यूजन पैक और जानवरों के खून पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। मुझे शायद फिर ऐसा गोल्डन मौका कभी मिलेगा ही नहीं और मेरा दिल भी काफ़ी ज़ोरों से धड़क रहा है। दैट्स राइट, ये जरूर एक फेट होगा, हम दोनों डिस्टाइंड है। ये सब सोचकर वो अचानक उसका हाथ को पकड़कर खींचते हुए कहते कि इतना ब्यूटीफुल मूनलाइट काफ़ी ज़्यादा वंडरफुल है ना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं तुमसे मिली हूँ। लेकिन तभी उसका पैर फंसता है और वो पीछे मौजूद फाउंटेन में गिर जाती है, जिससे उसका ड्रेस भीग जाता है। वो देखकर आ रहा था उसे उठाते हुए पूछता तुम ठीक तो हो ना। वो माफ़ी मांगते हुए अपने बैग में से एक दूसरा ड्रेस निकालते हुए कहती है कि मैं बस चेंज कर लेती हूँ। वो सब देखकर आ रहा था थोड़ा सा हंसने लगता है, मगर तभी वो खुद को कंट्रोल करते हुए उससे माफ़ी मांगता है। तभी क्लोई अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारा खून रोज पीना चाहती हूँ। ये बोलकर वह अपना हाथ उसके गले में डालते हुए कहती है चलो शादी कर लेते हैं। ये सुनकर आराता थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और कुछ सोचते हुए कहता है क्यों, तुम चाहे इसे कैसे क्यों ना देखो, तुम्हें नहीं लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अचानक हो रहा है। ये सुनकर क्लोई भी थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और वो अपने बारे में बताने लगती है कि मुझे ह्यूमन कल्चर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। डीमन रिलम में पावरफुल डीमन को एक दूसरे से शादी करना काफ़ी आम बात है, लेकिन मैं ह्यूमन रियल में म्यूचुअल लव ढूंढना चाहती हूँ और इंसानों का टीवी सीरियल कभी मुझ पर काफ़ी ज़्यादा असर हुआ था, इसलिए आज से 100 साल पहले मैं ह्यूमन रियल में आई थी, लेकिन वैम्पायर हंटर वालों ने मुझ पर अटैक कर दिया था, जिससे मैं बहुत ही मुश्किलों से भाग पाई थी। लेकिन अटैक होने के बाद में अब मेरे पास में वापस डीमन रियल में जाने का पावर नहीं बचा था और मुझे फीमेलियर का ब्लड चाहिए था रिकवर करने के लिए। 10 साल बीता, 50 साल बीता, 100 साल बीत गया, मुझे फीमेलियर का ब्लड ढूंढना था जिससे कि मैं पी सकूं और मुझे मेरा प्यास को भी सहना था, इसीलिए मैं किसी तरह से बाहर निकल सकी थी। लेकिन ये अनडाइंग लोनलीनेस ये असहनीय है, मैं काफ़ी ज़्यादा अकेली हूँ, आखिर मैं इतना ज़्यादा मिजरेबल क्यों फील करूँ। मैं अब और अकेला नहीं रहना चाहती हूँ, मैं भी एक फैमिली चाहती हूँ ताकि मैं उसे फील कर सकूँ, कोई तो मुझे प्यार करो। कभी कभी ऐसा भी वक्त आता था जब फीलिंग्स एक दूसरे से क्लैश होते थे, लेकिन लास्ट में अल्टीमेटली अफेक्शन ख़त्म हो जाता था। यहाँ तक कि जब मैं अपने एकदम दिल से बोलती थी तब भी मुझे कोई प्यार नहीं करता था। इसलिए सबसे छोटा रास्ता प्यार पाने के लिए ये है कि अपने लव को विलिंगली कन्वे करो और इस रास्ते के अलावा मुझे और कोई रास्ते के बारे
बारे में पता ही नहीं है और मैं इस बंदे को खो नहीं सकती हूँ। ये सब सोचकर वो उससे कहती है क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अचानक कन्फेशन से आराता काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है क्या तुम सीरियस हो, ये तो काफ़ी ज़्यादा हैस्टी है। मेरा सेंस ऑफ वैल्यू इन वेम्पायर से मैच नहीं करता है। सिर्फ एक साथ रहना ये शादी के लिए इनफ कारण नहीं है, स्पेशली अब जबकि मेरे पास में मेरी वाइफ और बच्चों को सपोर्ट करने का मीन नहीं है। मेरे लिए तो मेरे पास ऑलरेडी एक फैमिली है जिसे मेरा प्रोटेक्शन चाहिए। ये सब सोचकर वो उससे कहता है कि ये मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पोजीशन में डाल दिया है लेकिन ये अभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उसका हाथ को पकड़ते हुए कहती है तो इसका मतलब तुम मुझसे शादी तो करोगे? ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी और मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। वो सब सुनकर वो थोड़ा सा और चौंक जाता है लेकिन तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है, इसलिए वो उठाकर कहता है कि ठीक है मैं जल्दी आता हूँ। वो देखकर क्लोई पूछने लगती है कि वो कौन था, मेरा बात अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। वो कहता है कि मैं अभी कुछ कर नहीं सकता हूँ क्योंकि ये बात करने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है, चलो मेरे घर चलकर कंटिन्यू करते हैं, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा खुशी खुशी मान जाती है। उसके जैसा भीगा हुआ लड़कियों को अबेंडन करना उसके कॉन्शियस को हर्ट कर रहा था, इसलिए वो उसे अपने साथ घर चलने के लिए पूछ लेता है। अब वहीं पर आराता हमें बताता है कि ये रही एक वैम्पायर जो कि एक ट्रू लव एक्सपीरियंस करना चाहती है और मैं जिसका लव डिपार्टमेंट में मकड़ी का जाला लगा हुआ है। यहीं से हम दोनों का एक फैमिली बनाने का कहानी शुरू होता है। वहीं पर वो उसके साथ जाते हुए उसके हाथ को काफ़ी इंटीमेटली पकड़ी होती है, जिससे आराता काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हुए कहता है कि मेरे घर के सामने, मेरे फैमिली के सामने थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर रखना। ये बोलकर वो सोचता है कि चलो इस फैक्ट को सीक्रेट रखते हैं कि ये एक वैम्पायर है। वहीं पर वो सोच रही होती है कि ऐसा डिलीशियस ब्लड मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं ज़रूर इससे शादी करूँगी। अगले सीन में उसके घर के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका छोटा भाई मिया मोरिकानादे जो कि 5th ग्रेड में होता है, वो एक लड़की को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होकर पूछता है कि तुम अपने घर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आ गए हो। ये सुनकर आराता कहने लगा होता है कि नहीं, इसके पीछे कुछ कारण है। वहीं पर क्लोई कहते हैं कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी वो उसे वॉशरूम दिखाते हुए कहते हैं कि तुम जाकर अपना ड्रेस चेंज कर लो। इसलिए वो उसे थैंक्स बोलकर जाकर अपना ड्रेस चेंज करते हुए आसपास देखकर सोचते हैं ये कितना ज्यादा काफी ज्यादा क्लीन है। ये सब सोचकर वो चेंज करके निकल जाती है, जहाँ पर उसका छोटा भाई उसको लेकर काफी ज्यादा खुश होता है और उसका काफी ज़्यादा वेलकम कर रहा होता है। आराता कहता है कि मैं जल्दी खाना तैयार करता हूँ, तब तक तुम रिलैक्स कर सकती हो। वहीं पर वो आसपास देखकर सोच रही होती है कि कितना नाइस, कितना होमी फीलिंग है। दूसरी तरफ में उसे देखकर आराता सोचता है कि अपने घर में एक लड़की को लाना काफी ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। हालांकि ये फीलिंग काफी जल्दी खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी मैं इस लड़की से शादी करूंगा क्या? वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी क्लोई उसे देखकर विंक कर देती है, जिससे वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। अब इसके बाद में वो डिनर बनाकर सभी लोगों को सर्व कर देता है, जहाँ पर जब वो खाती है तो वो उससे काफी ज़्यादा पसंद आता है। वो देखकर आराता उससे पूछता है कि तुम रेगुलर खाना भी खा सकती हो? वो कहती है हाँ मैं खा सकती हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि न्यूट्रिशनली ये थोड़ा सा कम है, इसलिए आराता उसे थोड़ा सा मीट खाने के लिए देते हुए कहता है कि अनीमिया के लिए ठीक रहेगा। तभी वो कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं मम्मा हूँ, जो सुनकर आराता थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। उन दोनों की इंट्रैक्शन को देखकर उसका भाई कानादे पूछता है कि क्या सच में ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? क्लोई कहती है अनफॉर्चुनेटली नहीं, खैर अभी के लिए तो नहीं। ये सुनकर कानादे थोड़ा सा थॉटफुल स्माइल देते हुए कहने लगा होता है कि आप तो सच में बैड बॉय है निशान। ये सुनकर आराता कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कानादे उसके बातों पर कोई भी ध्यान ना देते हुए कहता है कि भैया अभी तो कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाए हैं, लेकिन मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है। जो सुनकर आराता काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर क्लोई कह रही होती है कि इन एक्सपीरियंस होने में कोई सेम नहीं है, तुम मेरे साथ नई नई चीजें ट्राई कर सकते हो। उन दोनों को उतना क्लोज आता देखकर आराता थोड़ा सा नर्वस होते हुए सोचता है कि जिस स्पीड से वो दोनों क्लोज आ रहे हैं वो काफी ज्यादा अबनॉर्मल है। एलिमेंट्री स्कूल का किड्स तो सच में काफी ज्यादा प्रिकॉशियस हो गए हैं। तभी उसका भाई कानादे नहाने चला जाता है। उसके जाने के बाद में वो दोनों अकेले होते हैं, जहाँ पर वो उसे कॉफी पीने के लिए देते हुए पूछते है कि अब तुम्हारा हेल्थ कैसा है? वो कहती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोलकर वो सोचती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब जबकि हम दोनों अकेले हैं तो हमें क्या बातें करना चाहिए, मैं क्या बातें करूं। जब वो मुझे अपने घर लेकर आने वाला बात किया था तब मुझे लगा था कि कुछ होगा, लेकिन उसका भाई के यहाँ पर होने से अब तो मुझे डाउट हो रहा है कि कुछ होने भी वाला है। लेकिन शायद ये बंदा भी किसी अल्टेरियर मोटिव के कारण ही मेरा हेल्प किया होगा। ये सब सोचकर वो जैसे उसका हाथ को टच करती है कि आराता काफी ज्यादा शॉक्ड होकर जल्दी से उससे दूर होते हुए कहने लगा होता है कि क्या हुआ। वहीं पर क्लोई उसके तरफ बढ़ते हुए कहती है कि मेरे हेल्प करने के लिए, थैंक्स बोलने के लिए मैं क्या करूं। उससे आराता काफी ज्यादा पसीना पसीना होने लगा होता है। तो वहीं पर वो उसके ऊपर आते हुए कहती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं तो ये ठीक रहेगा, इसलिए चलो अभी कर लेते हैं।
वहीं पर इन सब से आराधा का दिमाग एकदम सुन्न हो गया होता है और वो सोचने लगा होता है कि आखिर ये लड़की क्या बकवास कर रही है। क्या तुम नॉर्मली जिस दिन मिलती हो उसी दिन किसी से प्रपोज कर देती हो? आखिर ये क्या करने के लिए बोल रही है? ये सोचकर वो काफी जितना नर्वस और हिचकिचाते हुए कहता क्या करना है? अगर ऐसी बात है तो चलो फिर साथ में कर लेते हैं। ये बोलकर वो उससे अपना बर्तन धुलाने लगता है, जिससे वो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और सोचने लगी होती है कि मेरा ऐसा अटेम्प्ट करने के बाद में भी वो मेरे साथ कुछ किया क्यों नहीं? कहीं इसका मतलब मैं ज्यादा अट्रैक्टिव इसकी नजरों में नहीं हूँ क्या? कमोन में जल्दी से उससे क्लोज आना चाहती हूँ। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि वो जल्दी से मेरे प्यार में पड़ जाए? अब इसके कुछ देर के बाद में वो अपने घर जाने लगी होती है, जहाँ पर आराधा कहा था कि चलो मैं तुम्हें ट्रेन स्टेशन तक छोड़ के आता हूँ। लेकिन वो कहते कोई बात नहीं, कोई मुझे पिकअप करने आया है। वहीं पर बाहर में उसका बटलर जिसका नाम क्लाउड होता है वो एक कार लेकर आया होता है। वहीं पर वो बटलर उस पर चिल्लाने लगा हुआ था कि इतना लेट तक तुम क्या सोचकर बाहर भटक रही थी? तुम्हें पता है कि हम लोग कितना ज्यादा चिंतित हो गए थे? वो अपना कान बंद करके उससे माफी मांगने लगी होती है कि मेरा फोन का बैटरी खत्म हो गया था, जिसे देखकर उसका भाई काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो वहीं पर आराधा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। वहीं पर वो उस पर चिल्लाकर और उसका ख्याल रखने के लिए वो उन दोनों भाई को उसका ख्याल रखने के लिए और परेशानी के लिए माफी मांगते हुए उन्हें कुछ हजार येन देकर जाता है। उतना पैसा देखकर आराधा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि कहीं ये काफी ज्यादा कोई अमीर बंदी तो नहीं है ना। तो वहीं पर वो देखकर उसका भाई कहने लगा होता है कि अब तो तुम उसे जाने बिल्कुल भी मत देना। जो सुनकर वो कहने लगा होता है कि तुम भी शुरू हो गए। अब इसके बाद में वो जाकर नहाने के बाद में सोचने लगा होता है कि अपनी सिबलिंग का ख्याल मैं अपने पेरेंट्स का बदले रख रहा हूँ, जो कि 3 साल से ओवरसीज में काम कर रहे हैं, और मैं पूरा घर का खर्चा किसी तरह से उठा रहा हूँ और पेरेंट्स के द्वारा भेजे हुए सभी पैसे को मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा। मैं अभी शादी करना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, यहाँ तक कि किसी लड़की के साथ रोमांटिक अफेयर भी मैं नहीं रख सकता हूँ। और वैसे भी अभी मेरे पास 0 एक्सपीरियंस है, और वो भी एक इंटर स्पीसीज मैरिज। ये तो हो ही नहीं सकता है। आखिर मैं इसे कैसे हैंडल करूंगा? शादी तो सच में मेरे जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा एलियन इवेंट है। वहीं पर बाहर में क्लोई को दिखाते हैं, जो कि जब से कार में बैठी होती है वो उसका तारीफ किए बिना रुकती नहीं है। उसका बटलर क्लाउड कहता है कि वो एक लवली पर्सन नजर आ रहा है, अगर सब कुछ स्मूथली हुआ तो ये ठीक रहेगा। वहीं पर क्लोई सोचती है कि मुझे पता था कि वो बाकी लोगों से बिल्कुल भी एकदम ही अलग है। जब से मैं 100 साल पहले ह्यूमन रेल में आई हूँ, मैं काफी सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व हुई हूँ, और ये पहली बार है कि मैं इतना ज्यादा जेन्युइन काइंडनेस को रिसीव की हूँ। लेकिन शायद ये इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी जब भी मैं उसका सेंट को याद करती हूँ, ऐसा लगता है जैसे कि मैं पागल ही हो जाऊंगी। अब इसके बाद में कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आराधा अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। उसे काम करता देखकर कुछ कलीग बातें कर रहे होते हैं कि जितना काम मियां मोरी करता है वो सच में काफी ज्यादा है। इससे ये पता चलता है कि वो कितना ज्यादा रिलायबल है। क्या उसका कोई गर्लफ्रेंड हो सकता है क्या? नहीं, मैंने तो कभी सुना ही नहीं है। मैं हार्डली उसे काकामी सेनपाई के अलावा किसी और लड़के से बातें करते हुए देखी हूँ। वो ऐसा फीलिंग देता है जैसे कि उसका जिंदगी में सिर्फ काम के अलावा और कुछ है ही नहीं। मैं तो सिर्फ उसका एम्बैरस एक्सप्रेशन को देखने के लिए भी पे करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी बातें सभी लोग अपने आप में कर रहे होते हैं। अब इसके बाद में शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बारिश हो रही होती है और आराधा छाता लेकर अपने घर जा रहा होता है। लेकिन तभी रास्ते में उसे क्लोई फिर से गिरी हुई दिखाई देती है, जो वो देखकर वो उसके पास जाते हुए कहता है कि फिर से नहीं, तुम्हें पता है ना कि ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ बारिश से शेल्टर लेना चाहती थी, और वैसे भी मैं एक वैम्पायर हूँ, तो मुझे इंसानों के द्वारा कैसे अटैक हो जाऊंगी मैं? आराधा थोड़ा सा आवाज ऊंचा करते हुए कहा था, ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि तुम एक लड़की हो। जो सुनकर वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। वहीं पर वो उसे फिर से अपना ब्लेजर पहनाते हुए पूछता है कि काफी ठंडे, वैसे तुम्हारा राइड कहाँ पर है? वो कहती है कि आज मैं अपने स्मार्टफोन ही भूल गई हूँ और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है। वो पूछता है क्या तुम्हारा फैमिली तुमको लेकर चिंता नहीं करती होगी? वेल, अब कुछ किया नहीं जा सकता है। ये बोलकर वो फिर से उससे अपने घर लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो नहाते हुए सोच रही होती है कि मैं एक डिग्निफाइड वेम्पायर हूँ, तुम्हें पता है ना, मैं किसी रैंडम ह्यूमन से डरने वाली नहीं हूँ। बस आज रात को मैं वहाँ पर अपने प्यास के कारण रेस्ट कर रही थी और मुझे रात से डर भी नहीं लगता है। लेकिन फिर भी ये बंदा कहा कि डेंजरस है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। उसने आज फिर से मेरी मदद किया है, आखिर मैं अपना ग्रेटिट्यूड कैसे दिखाऊं? ये सब सोचकर वो नहाकर उसका टी शर्ट पहनकर बाहर निकलती है, जहाँ पर आराधा उसके बटलर क्लाउड से बातें करते हुए कह रहा होता है कि हाँ वो यहीं पर रेस्ट कर रही है। तभी वो आकर उसे थैंक्स करती है। उसे देखकर वो सोचते कि फ्रेश आउट ऑफ बाथ निकली है, नहीं ऐसा तो मुझे मत देखो। ये सब सोचकर वो उसे कॉफी देते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि क्लाउड सन 1 घंटे में तुम्हें पिकअप करने आ जाएगा। तुम मुझे ज्यादा ठीक ठाक नहीं लग रही हो, तुम्हें पता है ना? वो कहते वेल, क्योंकि मैं बस थोड़ी सी थकी हुई हूँ। वो पूछते है कि तुम बाहर में क्या कर रही थी?
वो कहती है कि मैं अपने फेवरेट आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट में गई थी, जहाँ पर मैं थोड़ी सी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी और थोड़ी सी प्यासी भी हो गई थी। ये सब सुनकर आराधा कहता है कि तुम कब सीखोगी। ये बोलकर वो उससे अपना हाथ देते हुए कहता है कि अगर तुम थोड़ी सी प्यासी हो तो बस थोड़ी सी तुम पी सकती हो। वो थैंक्स बोलकर पीने लगती है। जो देखकर वो सोचते हैं कि मैं उस दिन नोटिस नहीं किया था, लेकिन आखिर ये क्यूरियस फीलिंग क्या है। ये पेनफुल नहीं है, बल्कि ये मुझे बस थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल बना रहा है। वहीं पर वो उसका खून को पीकर कहती है, जैसा उम्मीद था ये तो काफी ज्यादा डिलीशियस है। तभी अचानक उसका हार्ट में थोड़ा सा दर्द हो जाता है, जिससे वो अपने हार्ट को पकड़ लेती है और खुद से कहती है, मुझे पता था ये इम्पॉसिबल है। खुद से ये बोलकर वो उसके ऊपर आकर उसका हाथ को पकड़कर कहती है कि तुम बोले थे ना कि तुम मुझसे शादी करोगे। ये सुनकर आराधा कहता है, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं करूंगा। क्लोई कहते, लेकिन तुम मना भी तो नहीं किए थे ना, हमारा मैरिज को सेलिब्रेट करने का बेस्ट जगह क्या होगा। ये सब सुनकर आराधा थोड़ा सा नर्वस होते हुए उसे रुकने के लिए कहता है, मगर वो कुछ भी ना सुनकर काफी ज्यादा खुश होकर कहती है कि नहीं, मैं फिर से तुम्हारे जैसा डिलीशियस ब्लड का इनकाउंटर नहीं करूंगी, कम ऑन जल्दी से मेरे बन जाओ। ये बोलकर वो उसके गले में थोड़ी सी निब करने लगती है, जिससे वो काफी ज्यादा एम्बैरस होने लगा होता है और कहता है कि मैंने कहा ना कि बस इंतजार करो। मैं अपना बात को पूरा करने से पहले वो थोड़ा सा बेहोश होने लगता है। वो देखकर क्लोई कहते, वो तो बस थोड़ा सा लवी डबी निबल था, मैं तो तुम्हें काटी भी नहीं हूँ। वहीं पर वो उसे गिरते देखकर वो जल्दी से सोफा पर अपने गोद में सर रखाकर उसे सुला देती है और कहती है कि तुम पहले से ही थके हुए थे ना, तुम्हारा ब्लड पीने के लिए मुझे माफ कर देना। वो काफी ज्यादा कमजोर फील करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, इस वीकेंड में काफी ज्यादा ओवर टाइम कर लिया था, इसीलिए मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। क्लोई पूछती है कि आखिर तुम इतना ज्यादा अपने आप को ज्यादा पुश क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि मैं भी सोचता हूँ, शायद मैं अपने सिबलिंग के लिए करता हूँ। मेरा छोटा भाई एलिमेंट्री स्कूल में है और छोटी बहन 2 साल में यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देगी। मैं चाहता हूँ कि वो फ्रीली अपने यूनिवर्सिटी को चुन सके, क्योंकि मैं नहीं चुन पाया था। एटलीस्ट मैं उन दोनों को उनका चुनने का फ्रीडम देना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर वो पूछती है, क्या वो दोनों ही कारण है जिसका कारण तुम अभी शादी नहीं करना चाहते हो। वो कहता है कि वो दोनों मेन कारण है। ये बोलकर वो सोचता है सिर्फ वही नहीं है। तभी क्लोई थोड़ी सी खुश होकर कहती है, अगर ऐसी बात है तो मुझसे शादी करना तो और ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूंगी, मैं तुम्हें पैसों को लेकर कभी तुम्हें परेशान होने ही नहीं दूंगी। ये सुनकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचता है कि एक सेकंड के लिए तो मैं सच में उसका ऑफर के टेम्पटेशन में पड़ गया था। ये सब सोचकर वो उससे कहता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। ये बोलकर वो थोड़ा सा चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, मैं ये अलाउ नहीं करने दूंगा। मैं शायद थोड़ा सा ओल्ड फैशन साउंड कर रहा हूँ और मैं प्राइड को अपने हेरिटेज से लिया हूँ, लेकिन मैं एक ऐसा मैन बनना चाहता हूँ जो कि प्रॉपरली अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। शादी करने के बाद में भी मैं इसे जरूर अकम्प्लिश करूंगा। ये सुनकर क्लोई थोड़ी सी चौंक जाती है और अपने पास्ट के बारे में याद करने लगती है, जहाँ पर एक बंदा उसका पैसा वाला बात को जानकर सिर्फ उससे पैसे ही मांगते रहता था, हर बात पर पैसे मांगता रहता था। ये सब याद करके वो थोड़ी सी स्टंट रहकर गिर जाती है, मगर तभी वो उसे पकड़ते हुए कहने लगा, तो माफ करना कि मैं अचानक खड़ा हो गया था। वहीं पर वो नीचे फर्श पर सोई होती है और वो उसके ऊपर में होता है और क्लोई काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है, काफी ज्यादा एम्बैरस हो रही होती है। जो देखकर आराधा सोचने लगा होता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, मुझे सब कुछ रोकना होगा। जस्ट बिकॉज ये थोड़ा सी इनोवेटिव लग रहा है, इसलिए कुछ कर मत लेना। तभी क्लोई अपने दोनों हाथों से उसका गाल को पकड़कर अपने तरफ लाते हुए कहते कि तुम सच में एक अच्छे मैन हो, अच्छे पर्सन हो। लेकिन उनके बीच में कुछ होने से पहले ही उसका छोटा भाई नींद में आकर अपने भाई का आने का वेलकम करने लगता है, जिससे वह काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से उससे दूर भागता है। वहीं पर कानाडे अभी भी नींद में होता है और वो उसे भी गुड इवनिंग विश करता है। वहीं पर आराधा काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए सोच रहा होता है कि वो तो सच में काफी ज्यादा क्लोज था। इसके कुछ देर के बाद में उसका भाई फिर से जाकर सो गया होता है और दूसरी तरफ में क्लोई उसे थैंक्स बोल रही होती है और कह रही होती है कि मैं बाद में तुम्हें टी शर्ट लौटा दूंगी, और जाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे टी शर्ट के सेंट से खुद को शांत करने की कोशिश करूंगी, जिससे वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और वो उसका रिएक्शन देखकर काफी ज्यादा हंसने लगती है। वहीं पर वो उससे कुछ पूछने तो जाता है, मगर सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता कि क्या कारण है, मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूँ। वो अभी तक अपना लाइफ कैसे जी है और वो आखिर मुझसे शादी क्यों करना चाहती है, लेकिन उससे प्राइवेटली में मिलकर पूछना थोड़ा सा मुश्किल मुझे क्यों लग रहा है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो ये सोचे कि मेरा कुछ अल्टीरियर मोटिव है। ये सब सोचकर वो उससे कहता है, कुछ नहीं, बस अपना ख्याल रखना। तभी क्लोई उसके पास जाकर उसके कान में कहती है कि इस वीकेंड मेरे घर आना, मैं तुम्हें अपना ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहती हूँ। जो सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है और कहने लगता है कि मेरा हार्ट ये सब हैंडल नहीं कर पाएगा। वहीं पर वो बाहर में जाते हुए अपने आप से कह रही होती है कि अगली बार तो मैं पक्का तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगी।
और उसका यही कहने के साथ में यहीं पर हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।